नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू द कोच इंस्टीट्यूट। आज हम लोग अपना मौलिक अधिकार के चैप्टर को आगे बढ़ाते हुए मौलिक अधिकार के इस चैप्टर को समाप्त भी करेंगे, तो बने रहिए मेरे साथ। चलिए करते हैं अपने मौलिक अधिकार। हमने अब तक 4 प्रकार के मौलिक अधिकार कर लिए हैं और मैंने प्रारंभ में ही मौलिक अधिकार के चैप्टर में बताया था कि संविधान ने हमें कुल 6 प्रकार के मौलिक अधिकार दिए हैं। यानी आज 5वां और 6वां मौलिक अधिकार करेंगे, तो हमारा 5वां मौलिक अधिकार होगा संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार। इससे पहले कि हम इस पर चले, हम अपने चारों मौलिक अधिकारों को एक बार दोहरा लेते हैं। तो पहला था हमारा स्वतंत्र समानता का अधिकार, जो अनुच्छेद 14 से 18 तक था। दूसरा था हमारा स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार, जो अनुच्छेद 19 से 22 तक था। फिर तीसरा था हमारा शोषण संबंधी मौलिक अधिकार, ठीक, शोषण के विरुद्ध मौलिक अधिकार, तो वो था हमारा अनुच्छेद 23 और 24। और चौथा था हमारा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि अनुच्छेद 25 से 28 था। अब हम करने जा रहे हैं संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी मौलिक अधिकार, जो हमारा अनुच्छेद 29 और 30 है। अनुच्छेद 29 में लिखा है अल्पसंख्यकों के हितों का संरक्षण, लेकिन इसके अंतर्गत जो बातें लिखी हैं, क्वेश्चन वहां से पूछा जाता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अपने विभिन्न निर्णयों एवं संविधान की व्याख्याओं द्वारा कुछ नए वर्डिक्ट, कुछ नए निर्णय दिए, जिससे कि इस अनुच्छेद का एक्सप्लेनेशन होता है, जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं। इसीलिए मैंने उस एक्सप्लेनेशन को लिख दिया है। यहाँ पर कहा गया है कि नागरिकों के किसी अनुभाग को अपनी बोली, भाषा, लिपि एवं संस्कृति को सुरक्षित या संरक्षित रखने का अधिकार होगा। इसमें 4 चीजें कही गई हैं: बोली, भाषा, लिपि और संस्कृति। ठीक दोस्तों, संस्कृति और सभ्यता में क्या अंतर होता है, ये अक्सर कुछ लोग पूछ लेते हैं, या कहीं कहीं क्वेश्चन रिटन एग्जाम्स वगैरह में पूछ लिया जाता है। आपसे इंटरव्यू में भी पूछा जा सकता है कभी जिंदगी में। तो इतना जान लीजिए कि संस्कृति एवं सभ्यता में मुख्य अंतर यही है कि संस्कृति जहां अमूर्त होती है, वही सभ्यता मूर्त होती है। मूर्त मतलब कि उस सभ्यता को आप छू सकते हैं। जैसे हम सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल देखते हैं, तो वहां पर शब्द क्या हुआ, सभ्यता, यानी कि हम उन स्थलों को छू सकते हैं, देख सकते हैं, वहां से प्राप्त आभूषणों को, वहां से प्राप्त वस्तुओं को देख सकते हैं, छू सकते हैं। लेकिन संस्कृति को छुआ नहीं जा सकता है। जैसे कि आपकी बोली है, भाषा है, आपकी लिपि है। लिपि को खैर आप छू सकते हैं, तो ये आपकी क्या होगी, सभ्यता कहलाएगी। बोली, भाषा, आपका रीति रिवाज, ये सब क्या होगा, आपका संस्कृति होगा। और सभ्यता जिसे आप छू सकते हैं, जैसे कि हमारे पूर्वज, जैसे कोई देवता, किसी देवता की पूजा करते थे, तो हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने विभिन्न प्रकार के मंदिर बनाए। तो हम क्या कहते हैं, ये चोलकालीन सभ्यता है, ये पालकालीन सभ्यता है, या ये गुप्तकालीन सभ्यता है। ठीक, और वहीं पर जो ग्रंथ लिखे गए, उनसे हमें अनुमान लगता है कि लोग कैसे कैसे पूजा पाठ करते थे, तो हम कहेंगे कि ये उनकी संस्कृति थी। तो आई थिंक आप समझ गए होंगे, सभ्यता मतलब जिसे आप छू सकें, और संस्कृति मतलब जिसे आप महसूस कर सके, प्रैक्टिस कर सके, लेकिन छू नहीं सकते हैं, वही संस्कृति है। तो अनुच्छेद 29 देता है बोली, भाषा, लिपि एवं संस्कृति को सुरक्षित रखने का अधिकार। लेकिन यहां पर एक टर्म यूज हो गया, नागरिकों के किसी अनुभाग को। इससे सुप्रीम कोर्ट ने यह निर्णय दिया कि यहां पर नागरिकों के किसी अनुभाग से तात्पर्य है कि देश के प्रत्येक जनता या प्रत्येक व्यक्ति को या जनता के किसी भी समूह को यदि यह लगता है कि उसकी भाषा, बोली, लिपि या संस्कृति को सुरक्षित या संरक्षित रखने की आवश्यकता है, क्योंकि वो बहुत ही अमूल्य धरोहर है, ऐसे में वह अनुच्छेद 29 के तहत उसकी किसी संस्थान की स्थापना कर उसे संरक्षित रख सकता है। ठीक, ये कहा गया अनुच्छेद 29 में। इस प्रकार हम कह सकते हैं अपने नोट के माध्यम से, हालांकि मैंने लिख दिया है, ये कह सकते हैं कि अनुच्छेद 29 का अधिकार देश के सभी नागरिकों को है। लेकिन आप किताबों में देखेंगे, किताबों में क्या है, आप बहुत से लेक्चर्स देखते होंगे, ऑनलाइन वीडियो देखते होंगे, वहां पर अल्पसंख्यक बोल दिया जाता है, लेकिन अल्पसंख्यक वास्तव में अनुच्छेद 29 में नहीं आते हैं। आते तो हैं, कहने का मतलब है अनुच्छेद 29 देश के सभी नागरिकों को मिल जाता है, ठीक, ना केवल अल्पसंख्यकों को। अब आते हैं नोट का दूसरा पॉइंट जो हमारा है, ये अनुच्छेद 29 के तहत शांतिपूर्ण भाषाई आंदोलन करने का अधिकार। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने निर्णय में बोला है कि अनुच्छेद 29 के तहत यदि कोई समुदाय, कोई समूह या कोई नागरिकों, कोई अनुभाग भाषाई आंदोलन करता है, तो वह उसका अधिकार है। ठीक, लेकिन वह आंदोलन कैसा होना चाहिए, शांतिपूर्ण होना चाहिए, ना कि हिंसक हो। तो इस प्रकार हमने अनुच्छेद 29 पूरा का पूरा कर लिया। अब आते हैं अनुच्छेद 30 पर। अनुच्छेद 30 में क्या है,
अल्पसंख्यक वर्गों के कुछ अधिकार बताए गए हैं जो कि शिक्षा संस्थानों की स्थापना और प्रशासन कर सकते हैं। तो ये है अल्पसंख्यक वर्गों के अधिकार। हालांकि संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द की परिभाषा यूं कहें व्याख्या नहीं दी गई है। ठीक, नोट हमने पहला नोट यही लिखा है कि संविधान में कहीं भी अल्पसंख्यक शब्द को परिभाषित नहीं किया गया है। फिर भी अल्पसंख्यक समुदाय में मुस्लिम, हिंदुओं को छोड़कर, ठीक, बेसिकली हिंदुओं को छोड़कर बाकी सारे के सारे धर्म, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, बौद्ध, पारसी, इतने धर्म लगभग शामिल किए जाते हैं। अन्य धर्म भी भारत में हैं। चलिए, और जो अनुच्छेद 30 के तहत एक ध्यान रखने वाली बात है कि अनुच्छेद 30 का जो अधिकार है वो केवल अल्पसंख्यकों को मिलता है, क्योंकि यहां पर अनुच्छेद 30 की परिभाषा में ही लिख दिया गया या उसी में लिख दिया गया अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार शिक्षा संस्थानों की स्थापना एवं प्रशासन। इसीलिए आप देखते हैं मदरसों की स्थापना करने, उन पर प्रशासन करने का अधिकार है अनुच्छेद 30 के तहत एक विशेष वर्ग को, मदरसों की, वर्ग मतलब मुस्लिम वर्ग को मदरसों की स्थापना करने एवं प्रशासन का अधिकार है। लेकिन यहां पर एक पेच है, इसी अनुच्छेद में यह भी लिख दिया गया है कि राज्य यदि चाहे तो किसी भी अल्पसंख्यक शिक्षण संस्थान की गुणवत्ता को बनाए रखने के लिए नियम या कानून बना सकता है। यानी कि यदि मदरसे में केवल धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो उस पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है कि आप केवल धार्मिक ना देकर अपितु, मैं यहां केवल मदरसे की बात नहीं कर रहा हूं, जैसे हिंदुओं के भी धार्मिक संस्थाएं होती हैं उनकी भी बात कर लेता हूं। ठीक, तो अगर यहाँ कोई केवल धार्मिक शिक्षा दी जा रही है तो ऐसे में राज्य प्रतिबंध लगा सकता है कि आप धार्मिक शिक्षाओं के अलावा मैथ, साइंस, ठीक, सोशल साइंस, इन सब की भी शिक्षा दे, या कह सकते हैं कि आप अल्पसंख्यक संस्थानों में भी यदि राज्य चाहे तो सिलेबस को निर्धारित कर सकता है। इस प्रकार हमारा अनुच्छेद 29 और अनुच्छेद 30 समाप्त होता है। यहां पर केवल दो बातें याद रखनी है कि अनुच्छेद 29 कल्चर को प्रिजर्व करता है और अनुच्छेद 30 कहता है कि अपने लिए शिक्षण संस्थान आप खोल सकते हैं। अनुच्छेद 29 जहां देश के सभी नागरिकों को प्राप्त है, वहीं अनुच्छेद 30 केवल और केवल अल्पसंख्यक वर्गों को प्राप्त है। बस आपको इतना ही ध्यान रखना था यहाँ पर, बस ये वाला हमारा चीज समाप्त होता है। आप चलते हैं अनुच्छेद 31 के बारे में थोड़ा सा कर लेते हैं। तो चलिए हम लोग चलते हैं अपने अगले मौलिक अधिकार की तरफ, जो कि है संपत्ति का मौलिक अधिकार, और यह वर्तमान में समाप्त हो चुका है। तो इसके बारे में भी हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि यहां से कई बार प्रश्न पूछे गए हैं। तो संपत्ति का मौलिक अधिकार बेसिकली था क्या? संपत्ति का अधिकार यही था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी व्यक्ति को उसकी संपत्ति से वंचित नहीं किया जाएगा। वह व्यक्ति अपनी संपत्ति को अर्जित करने, उसे बेचने एवं संरक्षित रखने का अधिकारी होगा। यही होता है संपत्ति का मौलिक अधिकार। ठीक, अब चूंकि मौलिक अधिकार है, ऐसे में राज्य सरकारें क्या संपत्ति ले सकती थी? बिल्कुल नहीं ले सकती थी, किसी की भी संपत्ति या जमीन जायदाद जो भी आप कह ले। ठीक है, तो हुआ क्या, संविधान जैसे ही लागू हुआ, तो आपको पता है कि हमारे संविधान लागू होने से पहले भारत में अंग्रेजों के टाइम पर जमींदारी थी, जमींदारी प्रथा थी, जिसमें देश के किसी एक या दो व्यक्ति के पास, देश कह रहा हूं, गांव में किसी एक या दो व्यक्ति के पास बड़ी बड़ी जमीनें होती थी, जिन पर गांव के सभी लोग मजदूरों की तरह कार्य करते थे। यानी देश की अधिकांश आबादी गरीब थी, भूमिहीन थी और मजदूर थी। ऐसे में जब सरकारों ने केंद्र सरकार ने राज्य सरकारों के साथ मिलकर जमीन अधिग्रहण करना शुरू किया, यानी भूमि का अधिग्रहण करके बड़े किसानों से जमीन लेना और भूमिहीन या छोटे किसानों को जमीन बांटना, यह कार्यक्रम शुरू किया गया। तो इसे कहा गया भूमि सुधार कार्यक्रम। ठीक, तो भूमि सुधार कार्यक्रम जैसे भारत में शुरू हुआ, तो अनुच्छेद 31 के तहत चूंकि संपत्ति का अधिकार था, और आपको पता ही है जमींदार लोग पढ़े लिखे होते थे, ठीक, उनके पास पैसा होता था, तो वो लोग सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए और सुप्रीम कोर्ट ने कहा सरकारों से कि आप इस संपत्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन नहीं कर सकते हैं। ऐसे में बहुत ही विवाद पैदा हुआ। परिणामतः केंद्र सरकार ने संविधान में पहला संशोधन करते हुए अनुसूची 9 का निर्माण किया और कहा राज्य सरकार जितनी भी भूमि सुधार संबंधी अधिनियम बनाएंगे और अनुसूची 9 में डालेंगे, और इन अधिनियमों को सुप्रीम कोर्ट के पुनर्विचार के दायरे से बाहर कर दिया। ठीक, कि जो भी अधिनियम अनुसूची 9 में पड़ेगा, अनुसूची 9 के तहत
सुप्रीम कोर्ट उस पर पुनर्विचार नहीं कर सकती है, सुप्रीम कोर्ट उन अधिनियमों पर निर्णय नहीं दे सकती है। काफी विवादास्पद रहा और फिर क्रमशः पहले के बाद चौथा संविधान संशोधन, फिर 7वां संविधान संशोधन, फिर 39वां संविधान संशोधन, फिर 42वां संविधान संशोधन, बीच में 25वां संविधान संशोधन भी आया। इस तरह कई बार संविधान संशोधन होते रहे कि इस संपत्ति के मौलिक अधिकार के साथ कैसे डील किया जाए। परिणाम अंततः क्या हुआ, 44वां संविधान संशोधन 1978 आया और कहा न रहेगा बांस न बजेगी बांसुरी। ठीक, फाइनली उठा के इसको ये अनुच्छेद 31 को उठा के खत्म कर दिया कि ना रही हो तुम ना हो एक झंझट। ठीक, तो अनुच्छेद 31 को समाप्त करके कहां डाल दिया गया, संविधान के भाग 12 में अनुच्छेद 300 का, ये रटेंगे। ठीक, अनुच्छेद 300 का में डाल दिया गया कि अब झंझटें खत्म, मतलब वही चीज रोज घास उगी रही, रोज घास उगी रही, उठा के दे घासें पूरी उखाड़ ली, जड़ सहित की, अब फिनिश, मामले खत्म। तो वर्तमान में संपत्ति का जो अधिकार है वो कैसा है, ये बार बार प्रश्न बना है। तो यह एक जो प्रश्न बनता है उसमें अक्सर इस शब्द का इस्तेमाल होता है, विधिक अधिकार। ठीक, लेकिन अन्य अगर कठिन प्रश्न बनाना होगा तो संवैधानिक भी दे देगा, तो आप संवैधानिक भी टिक करेंगे, क्योंकि कहीं ना कहीं यदि आप आज भी देखें तो यह अनुच्छेद 300 का में है। हालांकि संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार नहीं है क्योंकि वो भाग 3 में नहीं है, परंतु वह एक संवैधानिक अधिकार है क्योंकि वो भाग 12 के तहत अनुच्छेद 300 का में है। इसलिए संपत्ति का मौलिक अधिकार जो था वो समाप्त होकर वर्तमान में क्या बचा है, या तो उसे आप संवैधानिक अधिकार कहिए, या वैधानिक अधिकार कहिए, या विधिक अधिकार कहिए, या कानूनी अधिकार कहिए। आप कोई भी शब्द इस्तेमाल, कोई भी शब्द प्रयोग कर सकते हैं। बस इतना सा था आपका अनुच्छेद 31, जहां से लगातार प्रश्न पूछे गए हैं। 44 इसमें याद करने वाली बात है, 44वां संविधान संशोधन, अनुच्छेद 1978। ठीक, और इस समय सरकार किसकी है ये भी लिख लेते हैं, मोरारजी देसाई की जनता पार्टी की सरकार। ठीक, की जनता पार्टी की सरकार है और इस सरकार ने 1978 में इस मूल अधिकार को समाप्त करके संविधान के भाग 12 में ये रटेंगे अनुच्छेद 300 का में डाल दिया है। ठीक, यही प्रश्न था आपका। अब यहां से अनुच्छेद 31 समाप्त होता है, अब चलते हैं अनुच्छेद 32। तो आइए शुरू करते हैं अब अपना अगला अनुच्छेद, जिसका नाम है अनुच्छेद 32, और यह है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। सिंपल सी बात है, यहाँ शब्द इस्तेमाल हुआ है उपचार, यानी यदि आपके अधिकार बीमार हो गए हैं तो उनका उपचार किया जाएगा। ये जैसे कि आप बीमार होते हैं तो उपचार कहाँ होता है, अस्पताल में, वैसे ही मूल अधिकारों के उपचार के लिए भी एक अस्पताल बनाया है संविधान ने, जिसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय, जिसका नाम है सर्वोच्च न्यायालय। और अनुच्छेद 32 के तहत आपके अगर मौलिक अधिकारों का हनन होता है, मतलब बीमार होते हैं, इसका मतलब हनन होता है, यानी मौलिक अधिकार आपके अगर कोई छीन रहा है या आपके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, ऐसी दशा में आप अपने मौलिक अधिकार का इलाज कराने के लिए कहां जाएंगे, सीधे सर्वोच्च न्यायालय, सुप्रीम कोर्ट, जो कि देश की राजधानी नई दिल्ली में स्थित है, वहां पर जाकर अपनी अपील कर सकते हैं। तो देखिए यहां पर दूसरा पॉइंट पहले देखते हैं, मूल अधिकारों के हनन पर कोई व्यक्ति अनुच्छेद 32 के तहत कहां जाएगा, सीधे सर्वोच्च न्यायालय जा सकता है। ठीक, अब देखिए जो अगला प्रश्न बनता है, ठीक, अगला प्रश्न क्या बनता है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। ठीक, डॉक्टर अंबेडकर ने इसी अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा व हृदय कहा है। और दूसरा पॉइंट जो आपको याद रखना है कि मूल अधिकारों के हनन पर यदि आप अनुच्छेद 332 का प्रयोग करते हैं तो आप सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, अन्यथा आप अनुच्छेद 226 के तहत हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। इसी के बाद हम उसकी भी बात कर लेंगे। और देखिए आगे जो हमने रिट लिखी है, यहां से प्रश्न बनते हैं, ये डीप प्रश्न है, इसलिए जो वनडे एग्जाम के लोग हैं, यानी लेखपाल की तैयारी करने वाले, टेट वगैरह की तैयारी करने वाले, ठीक, वो लोग केवल और केवल इन रिट्स के नाम याद रखेंगे, बात खत्म हो जाती है। अन्यथा जो लोग पीसीएस या समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं
उन लोगों को आवश्यकता है कि इन रिट्स के तहत जो बातें बोली गई हैं उनका भी नाम या उनसे भी संबंधित तथ्यों को याद रखें। चलिए देखिए, तो सुप्रीम कोर्ट के तहत आप जाएंगे तो सुप्रीम कोर्ट को अनुच्छेद 32 के तहत कुछ कागज जारी करने की अधिकार दिया गया कि आप कुछ कागज जारी करेंगे, और वो कागज हैं 5 टाइप के। इन्हीं 5 प्रकार के जो कागज हैं, जो पेपर हैं, जो आदेश है, उनको अलग अलग 5 प्रकार की रिट कहा जाता है। ठीक, अब आइए इन 5 रिटों के बारे में जान लेते हैं। आपके ये क्रमबद्ध नहीं है, मतलब क्रम कोई भी हो सकता है, ऐसा नहीं कि पहला नंबर ये दूसरा ये। ठीक, तो पहली रिट हम करेंगे बंदी प्रत्यक्षीकरण, दूसरी है प्रतिषेध, तीसरी है उत्प्रेषण, चौथी है परमादेश और आखिरी है अधिकार परीक्षा। मैंने कहा था ये कोई सीरियल से नहीं है, आप आगे पीछे कर सकते हैं। और ध्यान रखेंगे यहां पर एग्जाम में कभी कभी क्या होता है कि अंग्रेजी के शब्दों को देवनागरी में लिख कर दे देता है, इसलिए आप लोग क्या करेंगे, इनकी हिंदी के साथ साथ अंग्रेजी भी रटेंगे। मजबूरी है आपकी, आप कुछ नहीं कर सकते इसमें। ठीक, क्योंकि हमारे देश में जो लोग बड़े पद पर पहुंच जाते हैं अपने आप को अंग्रेज से कम थोड़े ना समझते हैं, तो पेपर भी वो अंग्रेजे वाला बनाते हैं। ठीक, तो आपकी मजबूरी है ये कि आप इनके हिंदी नामों के साथ साथ इनकी अंग्रेजी नाम भी याद करेंगे। वो एक बार में याद नहीं होगा, आप हाथ रख रख के रट्टा मारेंगे तब याद होगा। तो चलिए पहला अधिकार करते हैं अधिकार करें, पहली रिट करते हैं बंदी प्रत्यक्षीकरण, जिसे अंग्रेजी में बोलते हैं हैबियस कॉर्पस। ठीक, हैबियस कॉर्पस एग्जाम में आपसे यही रिट मिलान के लिए दे सकता है, हो सकता है हैबियस कॉर्पस ऐसे लिख दे, हैबियस कॉर्पस। ठीक, और ऐसा हुआ है इसलिए मैं कह रहा हूं कि आप अंग्रेजी भी इसकी याद करेंगे। इंग्लिश में इसे क्या कहते हैं, बंदी प्रत्यक्षीकरण को हैबियस कॉर्पस, और इनके अर्थों को भी याद करना होता है क्योंकि अर्थ भी पूछे गए हैबियस कॉर्पस का अर्थ क्या है। तो हैबियस कॉर्पस का अर्थ जो शाब्दिक अर्थ होता है वो होता है शरीर को प्रस्तुत किया जाए। ठीक, सुप्रीम कोर्ट ये रिट जारी करता है, कागज जारी करता है कि शरीर को प्रस्तुत किया जाए। ऐसा किस मामले में होता है, जबरन हिरासत के संदर्भ में जारी किया जाता है। अब देखिए इसको मैं एक उदाहरण समझाता हूं। मान लीजिए कि आपके घर के किसी सदस्य को पुलिस वाले उठा ले गए। ठीक, या यूं कहें कि चलो पुलिस वाले पर तोहमत इल्जाम नहीं लगाते हैं, हम लोग करते हैं कि चलो आपके घर का कोई सदस्य किडनैप हो गया। ठीक, जैसा कि हमारे देश में भ्रष्टाचार की समस्या गंभीर है, ऐसे में वो किडनैपर्स ने थाने में ऑलरेडी 2-3 लाख रुपए दे दिए कि आप रिपोर्ट मत लिखिएगा, 4-5 दिनों में हम इनको देख लेंगे। ठीक, अब थाने का चक्कर आपके घर वाले लगा रहे हैं और रिपोर्ट नहीं लिखी जा रही क्योंकि भ्रष्टाचार है। तो आपके घर वाले सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि हमारे घर के एक सदस्य का मौलिक अधिकार अनुच्छेद 21 के तहत जीवन के अधिकार का हनन हो रहा है। ऐसी दशा में सुप्रीम कोर्ट एक रिट जारी करेगा कि भैया, रिट क्या, पहले तो पूछेगा थाने से कि क्या आप रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं इनकी। थाने वाले रुपया खाए हैं, अगर वो बोल दे कि इनका घर का आदमी अपने फूफा खुआ गवाह है, मौसी खुआ गवाह है, वो फर्जी यहाँ चिल्ला रहे हैं, तो सुप्रीम कोर्ट क्या जारी करेगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण हैबियस कॉर्पस जारी करेगा। कहेगा अच्छा मौसिया खो गए, जरा उठा लो जाए, यानी उस व्यक्ति को हमारे सामने प्रस्तुत कर दीजिए। अब क्या होगा, अब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो थाने वाले के हाथ पांव फूल जाएंगे और उनको मजबूरी में या तो वो रिपोर्ट लिखेंगे तब भी फंसेंगे, रिपोर्ट नहीं लिखेंगे तो जो 2-3 लाख रुपया लेने वहां फंसी। तो इसलिए ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बंदी प्रत्यक्षीकरण आपका हैबियस कॉर्पस रिट है। ठीक, समझ गए होंगे मेरी बात को। रिट क्या होती है, बंदी प्रत्यक्षीकरण मतलब शरीर को प्रस्तुत किया जाए। अगर मान लीजिए कोई जबरन हिरासत में है, यानी कि पुलिस वाले उठाकर ले गए हैं आप, और वो रिपोर्ट नहीं लिख रहे हैं, किसी धारा के तहत मुकदमा नहीं दायर कर रहे हैं, इसके बावजूद वो थाने में 2-3 दिन से बंद है, तो आपके घर वाले सीधे सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। ठीक, समझ गए होंगे इस चीज को। आगे आइए, प्रतिषेध, नाम में ही समझ गए होंगे, प्रोहिबिशन। प्रतिषेध यानी रोक देना। ठीक, प्रतिषेध यानी रोक देना, इसका अर्थ क्या मतलब है, रोकना। ठीक, और ये केवल न्यायिक व अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी किया जाता है, यानी कि जब न्यायिक कोई न्यायिक संस्था है, यानी जैसे लोअर कोर्ट है, आपकी जिला अदालतें, ठीक, और वो अपनी औकात से बाहर जाकर काम करने लग जाए, यानी कोई न्यायाधीश हो
और उसको जैसे अपर जिला न्यायाधीश होते हैं, ठीक, मजिस्ट्रेट होते हैं, प्रथम श्रेणी, द्वितीय श्रेणी, ऐसे कई प्रकार के मजिस्ट्रेट होते हैं। अगर वो अपनी औकात से बाहर, जैसे कि उनको मामला सुनने का अधिकार 2 ही लाख तक का है, लेकिन वो मामला सुनने लग जाए 10 लाख तक का, ठीक, तो उच्च न्यायालय या सुप्रीम कोर्ट द्वारा, सर्वोच्च न्यायालय या हाई कोर्ट के द्वारा इस प्रतिषेध नामक रिट को जारी किया जाता है कि बाबूजी रुक जाओ, बस तुम्हारी सेवा खत्म, ठीक, अब अपन देखेगा। तो ये चीज है प्रोहिबिशन, रोक देना, ठीक। आगे चलते हैं, तीसरी रिट है आपकी परमादेश। देखिए नाम में ही है परमादेश, ठीक, परमपिता परमेश्वर ने आदेश दिया जैसे, उस तरह परमादेश यानी कि हम आदेश देते हैं, ठीक। आदेश किसके खिलाफ दिया जाता है? सुप्रीम कोर्ट सार्वजनिक अधिकारी यानी कि जो सरकारी नौकर होते हैं, अगर काम अच्छे से अपना नहीं कर रहे हैं और आपके किसी मौलिक अधिकार का उल्लंघन हो रहा होगा, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये वाली रिट जारी करते हैं कि भाई साहब का काम होना चाहिए ठीक से। या जैसे उदाहरण के लिए सुप्रीम कोर्ट ने स्वच्छ पर्यावरण का अधिकार दिया है, ठीक, आपके घर के बगल लगातार कूड़े का निपटान किया जा रहा है या नाला बह रहा है कोई खुला, आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं कि हमारा स्वास्थ्य खराब हो रहा है इसकी वजह से, और इस सार्वजनिक अधिकारियों की जिम्मेदारी थी कि यहां पर कूड़े का निपटान न किया जाए या उचित तरीके से किया जाए। तो सुप्रीम कोर्ट परमादेश जारी करेगा कि हम आदेश देते हैं, किसको? उस सार्वजनिक कर्मचारियों को आदेश देते हैं, सार्वजनिक अधिकारियों को आदेश देते हैं कि वो ऐसा काम करें कि उस व्यक्ति के मौलिक अधिकार का उल्लंघन या हनन ना हो। तो ये किसके विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता है? ये भी याद रखेंगे जो लोग पीसीएस या समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं कि निजी व्यक्ति, राष्ट्रपति व राज्यपाल के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है। ये प्रश्न भी बन सकता है आपका, ठीक। वनडे एग्जाम वाले तो भाई यहां से खत्म कर सकते हैं अपने मामले को, इनके नाम, पांचों के नाम याद कर लीजिए, इनकी अंग्रेजी याद कर लीजिए, फिनिश, ठीक। लेकिन वनडे एग्जाम वालों को भी चाहिए कम से कम यहां तक जरूर कि इनके अर्थ क्या होते हैं, अर्थ भी जाने, अन्यथा ये बाकी जो नीचे के पॉइंट में बता रहा हूं किसके विरुद्ध जारी होगा, तो ये चीज होती है पीसीएस या लोअर पीसीएस या समीक्षा अधिकारी के अभ्यर्थियों के लिए। आगे चलते हैं, उत्प्रेषण के बारे में देखते हैं। उत्प्रेषण यानी प्रमाणित होना या सूचना देना, ठीक। मान लीजिए ये किसके विरुद्ध जारी होता है? ये अधीनस्थ न्यायालयों अधिकरणों के विरुद्ध जारी होता है। यानी कि जैसे कि अधीनस्थ न्यायालय, कोई आप अपील लेकर पहुंचे अधीनस्थ न्यायालय से, आप मुकदमा हार गए या कोई कुछ भी हुआ और पहुंचे हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट, ठीक, अपील लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट निचली अदालतों को ये सर्टियोरी जारी यानी उत्प्रेषण जारी करेगा और कहेगा भाई साहब आपने जो निर्णय दिए थे, जो उस निर्णय के संबंध में सूचनाएं थी, जानकारियां थी, उन्हें हमें भेज दीजिए ऊपर। या हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट सत्तारी बैठे हुए, सत्तारी मतलब खाली बैठा है, काम ज्यादा नहीं है, तो क्या करेगा? लोअर कोर्ट से जो अधीनस्थ न्यायालय होंगे उनसे मामले को ऊपर मंगा लेगा कि जरा इंपॉर्टेंट मामले ऊपर भेज दो, हम निर्णय दे देते हैं, ठीक। समझ गए इस चीज को? इसे कहते हैं उत्प्रेषण नामक रिट, ठीक। आगे चलते हैं, अधिकार परीक्षा, क्यू वारंटो। ये कई बार क्वेश्चन आया है, इसका अर्थ है प्राधिकृत या वारंट द्वारा, यानी कि क्यू वारंटो अधिकार परीक्षा, अधिकार पूछना कि किस अधिकार से बाबूजी ये काम कर रहे हो, है? यही है अधिकार परीक्षा। यानी कि किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर उसके दावे की जांच हेतु जारी किया जाता है। जैसे आप ऐसा नहीं कि आप फट से सिलाए एक वर्दी एसपी वाली और पहुंच गए कि आप इसका आप से एसपी, ठीक। तो जो एसपी ओरिजिनल एसपी होगा ना, एक तो ऐसा होता नहीं हमारे देश में, अगर होता भी है ना तो वही दप्पा तो ना लठियावा जाता आदमी की दोबारा एसपी ना बनी, ठीक। लेकिन जैसे मान लीजिए अगर संवैधानिक तरीके को फॉलो किया जाए, मैंने आपको पहले भी कहा कि मूल अधिकार दिए गए हैं लेकिन उनको पता ही नहीं रहते हैं, ठीक। उसी प्रकार अगर कोई आदमी किसी कार्यालय में घुसता है और कहता है कि हम जो है फला फला अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, तो उसके दावे की जांच है तो संबंधित कार्यालय या अधिकारी कर्मचारी सुप्रीम कोर्ट जा सकता है कि हमारा अधिकारी, यानी कि जैसे आप एसपी बनकर पहुंच गए तो जो एसपी पहले बैठा होगा ना वो सुप्रीम कोर्ट जाएगा, कहेगा हमारे पद पर कोई दूसरा आदमी बैठा हुआ है, जरा आप जांच कीजिए। तो सुप्रीम कोर्ट अधिकार परीक्षा उस आदमी को जारी करेगा और कहेगा कि किस अधिकार से तुम जो है यहां पर बैठे हो, हमें बताओ। तो इस प्रकार किसी सार्वजनिक अधिकारी या कर्मचारी की नौकरी बच सकती है, मतलब ऐसा होता है। अब देखिए किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता? निजी संस्थान व मंत्रिमंडल के
या मंत्रित्व के विरुद्ध जारी नहीं हो सकता है। मैंने कहा था ये वाले पॉइंट किसके लिए हैं, जो पीसीएस से या लोअर पीसीएस से समीक्षा अधिकारी की तैयारी कर रहे हैं। इस प्रकार आपका अनुच्छेद 32 भी समाप्त होता है। यहां पर आपके मूल अधिकार समाप्त हो जाते हैं। अब बचते हैं क्या, अनुच्छेद 33, 34 और 35। ये सेना से संबंधित मौलिक अधिकार हैं और इनसे क्वेश्चन कभी नहीं बनता, इसलिए इनको हम नहीं पढ़ेंगे। ऑलरेडी हमारे पास इतनी जानकारी का भंडार हो चुका है, ठीक, मौलिक अधिकार संबंधित। अब हम क्या करेंगे, मौलिक अधिकार व नीति निर्देशक तत्वों में अंतर पढ़ेंगे, लेकिन इस अंतर को मैं यहां ना करा के जब नीति निर्देशक तत्वों का चैप्टर शुरू होगा और उसके बाद जब मैं लास्ट में उसके कराऊंगा, तब आपको ज्यादा बेहतर समझ में आएगा कि मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों में अंतर क्या है। यहां पर एक फैक्ट और कर लेंगे, क्या सर्वोच्च न्यायालय 5 प्रकार की रिट जारी कर सकता है, ठीक। अनुच्छेद 226 के तहत कोई नागरिक मूल अधिकारों के उल्लंघन में पर हाई कोर्ट या उच्च न्यायालय, जिसे आप कहते हैं उच्च न्यायालय, भी जा सकता है, ठीक। जैसे तो भाई सबके पास इतना पैसा नहीं हुआ था, जैसे आपके पास क्या है, कम पैसा है, दिल्ली तक का किराया नहीं, तो जाके अपने राज्य के हाई कोर्ट तक चले जाइए। वो भी ये 5 प्रकार की रिट मूल अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में जारी कर सकता है, उसके पास भी पावर है और वो जारी उस पावर का इस्तेमाल करेगा अनुच्छेद 226 के तहत। अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे, सर्वोच्च न्यायालय, आप सीधे जाएंगे किसके तहत, अनुच्छेद 32 के तहत, और 226 के तहत हाई कोर्ट जाएंगे। यानी एक प्रश्न हमारा और तैयार हो गया, निम्नलिखित में से मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में कौन सा से न्यायालय रिट जारी करने की क्षमता या पावर रखते हैं या अधिकार रखते हैं। तो उसमें 2 प्रकार के न्यायालय आप टिक करके आएंगे, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय। सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय को हिंदी में उच्चतम न्यायालय भी बोलते हैं, तो ये भी कंफ्यूज नहीं होंगे। सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय रिट जारी कर मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के संबंध में रिट जारी करते हैं। यहीं से सारे प्रश्न बनते हैं, जो कुछ भी प्रश्न बन सकते थे आपके मौलिक अधिकार के, मैंने सारे के सारे प्रश्न कवर कर दिए हैं। अब हम मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक तत्वों की तुलना या उनके मध्य अंतरों को जब हम भाग 4 इसी के बाद करेंगे, नीति निर्देशक तत्वों को, तब वहां पर करेंगे और आपका चैप्टर ये फिनिश होता है। यहां से 1 या 2 प्रश्न लगातार पूछे जाते हैं, बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। मैंने 3 हो गए या शायद 4था वीडियो है, इन 4 वीडियो में मैंने इन चीजों को समाप्त कर दिया। आप भी धैर्य के साथ पढ़ें, जो ये छोटे छोटे कटआउट में आपको यूट्यूब पर वीडियो मिलते हैं, इनके चक्कर में ना पढ़ें तो एक बार पढ़ें और अच्छे से पढ़ें। ये छोटा छोटा जो पढ़ के निकल जाते हैं रट के, उससे काम नहीं चलता है, क्योंकि आप केवल कोई लेखपाल टारगेटेड ही एग्जाम नहीं देते, क्योंकि संभव नहीं है ना कि 50 लाख लोग या 20 लाख लोग एग्जाम दे रहे हैं, 20 का 20 सिलेक्शन हो जाए। तो हो सकता है आगे चल के आप और अन्य एग्जाम दें, तो ऐसे में अन्य एग्जाम्स के लिए भी मैंने डिटेल में इसीलिए कराया है। आप इसको लगातार पढ़ते रहें, और अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।